हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी सीरीज़ से ही एक दूसरे टॉपिक सोलर रेडिएशन एंड हीट बजट को। यह टॉपिक एटमॉस्फेयर का जो हमारा पहला वीडियो था उसके साथ कंटिन्यूएशन में है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। सोलर रेडिएशन, हम सभी सोलर रेडिएशन के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं किस तरह से सन की तरफ से रेडिएशंस या फिर एनर्जी हीट वेव के फॉर्म में हमारी अर्थ सरफेस तक पहुंचती है, जिसमें ख़ास बात ये होती है कि ये जो रेडिएशन होती है ये शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सन की तरफ से जो रेडिएशन आते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होते हैं और जो अर्थ हमारी एमिट आउट करती है वो लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में होती है। कोई भी एग्ज़ाम आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए इन शॉर्ट और लॉन्ग वेवलेंथ के साथ खेल कर सकता है। एक फैक्ट जो कि मुझे एनसीईआरटी में मिला कि टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पर अर्थ 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट इतनी एनर्जी रिसीव करती है सन की तरफ से। इसके बाद एपीहीलियन और पेरीहीलियन दो पोजीशंस होती हैं अर्थ की सन के रिस्पेक्ट में। जो हमारी अर्थ होती है वो सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर मूव करेगी तो एक पोजीशन ऐसी होगी जिसमें अर्थ सन के सबसे करीब होगी और एक पोजीशन ऐसी होगी जिसमें अर्थ सन के सबसे दूर होगी। मान लीजिए ये वो ऑर्बिट है और ये है सन। तो ये जो पोजीशन हुई ये सबसे करीबी पोजीशन हुई और ये सबसे दूर की पोजीशन हुई। तो ये जो पोजीशन होती है अर्थ की, इसी को हम बोलते हैं पेरीहीलियन, और ये जो सबसे दूर की पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं एपीहीलियन। पेरीहीलियन में अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन, जो डिस्टेंस होती है 147 मिलियन किलोमीटर, हालांकि ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा है, ऑन 3 जनवरी। और एपीहीलियन फारदेस्ट 152 मिलियन किलोमीटर ऑन 4 जुलाई। ये डेट्स और ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस हमारी जो इंसोलेशन रिसीव करती है सन की तरफ से आने वाली, वो अर्थ पर वैरी करती है। उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिससे वो अर्थ की लैटिट्यूड दर लैटिट्यूड पर वैरी करती जाती है और अलग अलग लोकेशंस पर वो वैरी करती है। तो इन्हीं में से कुछ फैक्टर्स हम आज देखेंगे। पहला है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अर्थ अपनी एक्सिस पर जिस तरह से रोटेट करती है। ये समझने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। तो इस फिगर में हम देखेंगे कि किस तरह से अर्थ और सन के जो पोजीशन होते हैं वो हमारे लैटिट्यूड्स की हीटिंग और कूलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन और उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो हम इस फिगर की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर अर्थ की बात करते हैं। ये रहे हमारे पोल्स, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये रहा इक्वेटर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सन की रेज डायरेक्टली 90 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही हैं। 90 डिग्री से ये जो रेज़ पड़ेंगी ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को यहाँ पर पहुँचाएंगी। हाई इंसुलेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव करेगा और ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होगी। ये होता है हमारा जून में समर सॉल्स्टिस जिसे बोलते हैं। समर सॉल्स्टिस में दिन की लंबाई ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रात, और ये साल का सबसे लंबा दिन होता है। अगला फिगर हम अपना देखें, इसमें सन रेज डायरेक्टली शाइन कर रही हैं 90 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जब सन रेज डायरेक्टली शाइन करती हैं तो वो होती है साल की सबसे लंबी रात और उसे बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। इसके बाद दो ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जब सन इक्वेटर पर 90 डिग्री सब शाइन करता है। ये होते हैं, एक होता है वर्नल इक्विनॉक्स मार्च 21-22 और दूसरा होता है ऑटम इक्विनॉक्स सितंबर 22-23। इन दोनों इंस्टेंसेस पर दिन और रात का टाइम बराबर होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद हम वापस आते हैं उन फैक्टर्स पर जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे इंसुलेशन को। ये तो हमने देख ही लिया किस तरह से रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा पॉइंट है इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज। हम पहले ही इस पर बात कर चुके हैं कि जितना हाई एंगल पर सनरेज पड़ती हैं
उतना ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होता है, इसीलिए पोल्स पर इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है, हीट रिसीव नहीं होती इन कंपैरिजन टू इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स। इसके बाद लेंथ ऑफ द डे, ऑब्वियस सी चीज़ है, जितना लंबा दिन होगा उतना ज़्यादा इंसोलेशन हमारी अर्थ रिसीव करेगी। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर भी एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि कई बार डस्ट पार्टिकल्स सन रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, वाटर पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर अब्जॉर्ब कर लेता है, और एरोसॉल्स भी पार्टिकल्स होते हैं जिनसे टकरा करके सनरेज रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर को इस तरह से समझिए कि हमारे अर्थ पर सूरज की ओर से जो इंसुलेशन आता है शॉर्ट वेवलेंथ, वो कई बार इन पार्टिकल्स से टकरा करके वापस चला जाता है, और कई बार हमारे जो क्लाउड्स होते हैं और जो हमारा क्लाउड कवर होता है वो भी इन सनरेज को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। इसे हम एल्बिडो ऑफ द क्लाउड भी बोलते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी। तो एटमॉस्फेयर जितना ट्रांसपेरेंट होगा, जितना क्लाउडीनेस कम होगा, उतनी ज़्यादा सनरेज अर्थ सरफेस तक पहुंच पाएंगी और वो उतना इम्पैक्ट करेंगी वहाँ के टेम्परेचर को। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट एस्पेक्ट, इसका मतलब ये है कि लैंड और सी का डिस्ट्रीब्यूशन। हम सभी जानते हैं कि लैंड इन कंपैरिजन टू सी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो लैंड और सी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भी वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। अब ये है हमारा स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। हम सभी जानते हैं, देख ही चुके हैं कि इंसुलेशन एट सरफेस इतना होता है ट्रॉपिक्स पर, और ये 70 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है पोल्स पर। खास चीज़ ये, मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वेयर क्लाउडीनेस इज लीस्ट। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्लाउडीनेस अगर होगी तो वो इंसुलेशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। इस वजह से जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर इंसुलेशन सबसे ज़्यादा रिसीव होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर भी सब ट्रॉपिक्स पर ही होता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर, जहाँ पर सन लगातार शाइन करता है। इसके बाद देखते हैं अपनी अगली स्लाइड। यह है कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। ये 3 तरीके होते हैं जिस तरह से हमारी अर्थ और हमारा एटमॉस्फेयर हीटअप होता है। इनमें सबसे पहला तरीका है कंडक्शन। सिंपल सी ये डेफिनेशन है कि एयर इन कॉन्टैक्ट विद लैंड गेट्स हीटेड स्लोली एंड द अपर लेयर्स इन कॉन्टैक्ट विद द लोअर लेयर्स ऑल्सो गेट हीटेड। इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। कन्वेक्शन हम पहले देख चुके हैं कि एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइज अप करती है, और वो जैसे जैसे राइज करती है वो ऊपर वाली एयर को भी राइज करती जाती है और एक करंट फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। इसी को हम वर्टिकल हीटिंग भी बोलते हैं। एयर जैसे जैसे ऊपर ऊपर राइज करती है वो हीट अप करती जाती है अपने ऊपर वाली लेयर्स को। इसके बाद हम आते हैं एडवेक्शन पर। एडवेक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। इसमें एक ये सिंपल सा डायग्राम भी है जिससे आप समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। इनफैक्ट एडवेक्शन का ही जो प्रोसेस होता है इस वजह से हमारे यहाँ लू जैसी चीज़ें चलती हैं। ये मेरे हिसाब से अब आप लोग इस डायग्राम के चलते ये सारी चीज़ें समझ ही गए होंगे। कन्वेक्शन था वर्टिकल हीटिंग, एडवेक्शन है हॉरिजॉन्टल हीटिंग मूवमेंट। अब हम आते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक हीट बजट पर। हीट बजट के बारे में शुरू करने से पहले एक सिंपल सी बात कि हमारे पास जो रेडिएशंस आती हैं हमारी अर्थ पर वो शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होती हैं, और जो हमारी अर्थ होती है वो रात में टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ करती है जो कि लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में होती है। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं हीट बजट। ये एक सिंपल सा डायग्राम है किस तरह से सोलर रेडिएशन हमारे यहाँ आ रही है शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में, और वो लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में जिस तरह से वापस जा रही है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। हीट बजट इज़ अ बैलेंस बिटवीन इनकमिंग हीट फ्रॉम सन एंड आउटगोइंग हीट रिलीज्ड बाय द अर्थ सरफेस रेडिएशन के फॉर्म में। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। मान लीजिए हमारी अर्थ 100% इंसुलेशन रिसीव करती है और सनरेज एटमॉस्फेयर को हिट करती हैं। 100% इंसुलेशन रिसीव हुआ। एटमॉस्फेरिक लेयर्स को पास करते हुए एनर्जी का कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाता है,
कुछ स्कैटर हो जाता है और कुछ अब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट होता है ये 35% के आसपास होता है और एक बचा हुआ अमाउंट ही अर्थ तक पहुंचता है। और जब तक ये अर्थ तक पहुंचता है तब तक 35% ऑफ द अमाउंट जो होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो चुका होता है। ये देखिए, एक मिनट, ये 35 यूनिट रिफ्लेक्टेड बैक, 27 यूनिट बाई क्लाउड्स एंड 2 यूनिट बाई स्नो एंड आइस पीक। इसी को हम एल्बिडो ऑफ द अर्थ बोलते हैं। किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्टिंग टेंडेंसी होती है उसी को हम उसका एल्बिडो बोलते हैं। तो 35 यूनिट्स हमारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है बिफोर हिटिंग दी अर्थ सरफेस और रिमेनिंग 65% एंटर करता है एटमॉस्फेयर में। इसमें से इसका 14% हो जाता है एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर में ही उसके डस्ट और वाटर पार्टिकल्स के द्वारा, ये देखिए, और 51% अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। अब यहाँ आती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात। जब अर्थ रेडिएट बैक करती है हीट को तो हीट राइजेस ड्यू टू कन्वेक्शन एंड 34% ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। ये 34% ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। और इसके बाद जो बची हुई 17% हीट होती है वो रेडिएट बैक हो जाती है स्पेस में। 17% ऑफ हीट इज रेडिएटेड बैक टू द स्पेस डायरेक्टली। अगर देखें तो हम टोटल 48% हीट एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हुई, 34% पहले अब्जॉर्ब हो चुकी थी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से और फिर 14% सोलर रेडिएशन के आने से जो हुई थी एब्जॉर्ब। तो यह एब्जॉर्ब 48% हीट भी रेडिएट बैक हो जाती है एटमॉस्फेयर में। यह एब्जॉर्ब 48% हीट भी रेडिएट बैक हो जाती है एटमॉस्फेयर में और टोटल रेडिएशन हो जाता है 48 + 17 = 65%। और अगर आप ध्यान दें तो यही अमाउंट ऑफ हीट है जो अर्थ सरफेस पर आ रहा था। इसका आउटकम यह निकलता है कि अर्थ का नेट हीट बजट बैलेंस्ड बना रहता है, ना तो अर्थ ठंडी होती है और ना ही अर्थ गर्म होती है। अब दीज आर अ फ्यू फैक्टर्स दैट कंट्रोल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। पहला फैक्टर है हमारा लैटिट्यूड। हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह से इंसोलेशन और लैटिट्यूड के बीच में एक रिलेशन होता है। हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते जाते हैं, इंसोलेशन का जो एंगल होता है वो लैटिट्यूड दर लैटिट्यूड घटता जाता है और इसीलिए मोस्ट इंसोलेशन रिसीव होता है हमारा इक्वेटर पर और लीस्ट होता है पोल्स पर। साथ ही साथ एल्टीट्यूड हमने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है किस तरह से हमें लेयर ऊपर एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर घटता है। हम नॉर्मल लैप्स रेट जो कि हर 165 मीटर पर 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर होता है वो हम देख चुके हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब ये एक ख़ास सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि सी इन कंपैरिजन टू लैंड देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है और लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी अपनी हीट को रिलीज़ करती है। तो इस वजह से ये जो जहाँ पर भी हम सी और लैंड का एक मिला जुला सा एनवायरनमेंट पाएंगे वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा वैरी करेंगे। इसके बाद एयर मास एंड एयर ओशन करेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ग्लोब में। ठंडी ओशन करेंट्स हैं तो जहाँ पर वो पहुँचेंगी उस रीजन को ठंडा बना देंगी। इसी तरह से वार्म एयर मासेस जिस रीजन में जाएंगी उस रीजन को वार्म बना देंगी। आते हैं अपनी अभी अगली स्लाइड पर। चलिए अब हम अपने अगले सेगमेंट प्रीलिम्स टूल किट के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ इज नोन एज इंसोलेशन। द फार्देस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 152 मिलियन किलोमीटर ऑन 4th of July. द पोजिशन ऑफ अर्थ वेयर इट इज़ नियरेस्ट टू द सन इज कॉल्ड एपीहीलियन। 4 स्टेटमेंट्स, चार ऑप्शन, इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। आई होप अब तक आप सभी के सही आंसर्स आ चुके होंगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये इंसोलेशन ही होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, फार्देस्ट डिस्टेंस 152 मिलियन किलोमीटर 4th of July, जबकि क्लोजेस्ट 147 मिलियन किलोमीटर होता है। हालांकि स्टेटमेंट 3 में कुछ गड़बड़ है। ये जो पोजीशन की बात की है, व्हेन इट इज़ नियरेस्ट टू द सन इज़ नॉट एपीहीलियन बट इट इज़ कॉल्ड पेरीहीलियन।
और जो फारदेस्ट पोजीशन होता है वो होता है पीहीलियन। तो इसका सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन 1 एंड 2। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन इंसुलेशन। तो 3 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज, लेंथ ऑफ डे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। सही ऑप्शन इनमें से आप अपना चूज करें। आई थिंक अब तक आप सभी के सही आंसर्स आ चुके होंगे। तो हमने वो 4 से 5 फैक्टर्स जो पहले पढ़ रखे हैं उनमें से 3 यहाँ दिए हुए हैं और ये तीनों ही सही हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइसोथर्म के रेस्पेक्ट में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आइसोथर्म्स आर लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, और इन जनवरी द आइसोथर्म्स डेविएट टू द साउथ ओवर द ओशन एंड टू द नॉर्थ ओवर द कॉन्टिनेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सही स्टेटमेंट्स अपने चूज करें आप। आई थिंक अब तक आप सभी के आंसर्स आ चुके होंगे। तो इसमें स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 में थोड़ी सी गड़बड़ी है। थोड़ी सी क्या, ये ऑपोजिट बातें लिखी हुई हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं जुलाई आइसोथर्म की इन्होंने बात की है, ना कि जनवरी आइसोथर्म की। तो इसका सही आंसर है A 1 एंड 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एयर मास, सर्कुलेशन। अपना सही आंसर चुने आप। तो ये चारों ही फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हुए हैं एंड अब तक आप सभी के आंसर्स आ ही गए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा D 1 2 3 एंड 4, यानी कि सभी। अब अपने अगले सेगमेंट ट्रेन टू मेंस में हमने भी आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके रखा है। आई वांट कि आप सभी इस पर अपने व्यूज़ रखें, इस क्वेश्चन के बारे में सोचें और आंसर्स लिखें। हाउ हैव द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंस द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट। मानव द्वारा की गई एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने किस तरह से जो अर्थ का एक हीट बजट है, एक जो वो बैलेंस्ड हीट बजट है, उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है और उसको किस तरह से इम्पैक्ट किया है। आई वांट कि आप सभी इस पर अपना टाइम लेकर के सोचें। थोड़ा बहुत आपको मटेरियल कंटेंट मिल जाएगा, आपको इस वीडियो की में भी थोड़ी मदद आपको मिल जाएगी कंपेयर करते हुए चीज़ों को। आप इसके बारे में सोचें और लिखें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल एंड थैंक यू, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।